अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप लोग? और हम बड़े एक्साइटेड हैं बिकॉज आपको हम पहले भी कह रहे थे कि जब ये महीना शुरू होता है ना, फरवरी का, साल का भी शुरू होता है, फरवरी का भी होता है, सो वी वांट समथिंग गुड टू हैपन एंड पीएसएल प्रोवाइड्स अस दैट अपॉर्चुनिटी। और अब एग्जैक्टली एक हफ्ता रह गया पीएसएल को शुरू होने में, और उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन है वैसे मेरी। एक हफ्ता पहले, इससे पहले सालों में हमने देखा है कि 10 दिन रह जाते हैं, 15 दिन रह जाते हैं, एक हफ्ता रह जाता है। वैसे हाइप तो हम जैसे लोगों ने ही मनानी होती है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ मवाद चाहिए होता है, जैसे कि पीएसएल का टाइटल सॉन्ग। सो 13 फरवरी से अगर पीएसएल का आगाज हो रहा है, ऑल्दो कल जबरदस्त एक नुमाइशी मैच हुआ है कोयटा में। इन केस यू वर वंडरिंग कि वो घास को क्या हुआ है, तो भाई आपको याद करा दें, आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दैट टू सम पीपल अराउंड मी कि भाई ये घास अच्छी नहीं है। इंतहाई शदीद ठंड पड़ रही थी कोयटा में, बर्फबारी का सिलसिला जारी था, तो हमारे यहाँ मौसम ये बात समझ आ गई थी, नहीं आई थी बहुत से लोगों कोयटा वी न्यू दैट इट्स सो कोल्ड, बिटरली कोल्ड, तो कहते हैं। वो घास जो है ना जरा आपको सूखी सूखी नजर आ रही थी, लेकिन लोगों ने क्या रंग जमाया। मैं कहता हूँ असल रंग जो है ना वो लोगों की मौजूदगी से आया उस स्टेडियम में, और उसके बाद दोनों टीमों की जानदार शानदार परफॉर्मेंस। एक लम्हे के लिए मुझे लग रहा था कि शायद पेशावर ज़ल्मी ये मैच ले जाए, लेकिन भाई उनके हाथ में जीत ना आई, और मोहम्मद इफ्तिखार के की नाकाबिले शिकस्त कितने रन की इनिंग थी उनकी? 91 की थी आई गेस। इफ्तिखार अहमद की है एक्चुअली। हाँ, इफ्तिखार अहमद की चाचू हम उन्हें कहते हैं ना प्यार से, आपको पता ही है। मुझे पता ठीक है। और उन्होंने निगरां वजीर खेल पंजाब वहाब रियाज को एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं, उनके छक्के छुड़ा दिए, अंदाजा करें। तो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग मैच, और वो पीएसएल की फील जो है वो डेफिनेटली थी। कमिंग बैक टू द ग्राउंड, 94 रन की इनिंग थी 50 गेंदों पर पाए दफे। ओके, ठीक है। दे कमिंग बैक टू द ग्राउंड। अच्छा सुन लेना, क्योंकि आपने मेंशन कर ही दिया, एंड आई हैव माय 2 सेंट्स टू। माय 2 सेंट्स आर वो विजुअली, यस वी नो कि इतनी सर्दी है एंड ऑल दैट, इसी वजह से घास नहीं थी, लेकिन विजुअली जब आप देख रहे थे ना तो लग रहा था कि 1990s का कोई वो एक स्क्रीन जरा अजीब सी लगना स्टार्ट हो जाती है ना। देयर इज नो ग्रीनरी एट ऑल, और चटियल मैदान पे लगता है आप खेल रहे हैं। देखा, तो आपने भी वही बात कर दी, इसीलिए मैंने बात पहले ही एक्सप्लेन कर दी कि क्यों चटियल मैदान वाली। पता है हमें कि क्यों चटियल मैदान है भाई, बट उसके बाद क्यों नहीं पता होगा? हमें क्या लगता है कि मतलब कहाँ हो रहा था मैच? वी नो के कोयटा, पूरे मुल्क में सिर्फ इनको पता था। यही तो खूबसूरती है हमारी कि सिर्फ इनको पता था और किसी को नहीं पता था। एनीवे, एक्साइटिंग मैच था। मैंने आपको बताना ये है कि एक हफ्ता रह गया है, वो जरा एक्साइटमेंट अभी तक हमें नजर नहीं आ रही है। हम तो यहाँ एक्साइटमेंट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, टीमों की तरफ से भी एंथम्स वगैरह जारी हो जाते थे। अब आई वंडर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या तैयारी है इस सिलसिले में। लेकिन जरा कोई गाना शाना आए हमें कोई बात करने का, क्योंकि गाना जो है ना वो सिंग लॉन्गेबल बनने में भी टाइम लगता है। मतलब पहली दफा ही सुन के आपके जहन पे या आपके दिलों पे नक्श नहीं हो जाता या जहन पे तारी नहीं हो जाता, उसको कुछ देर सुनना पड़ता है आपको, तभी आप उस गाने से उस टूर्नामेंट में रिलेट कर पाते हैं। अच्छा, उसमें आपको पता है ना कि अब इतने सालों से हमारे सामने ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि जब एंथम आता है, पीएसएल का गाना जो आता है, उसको हम पहले अप्रूव करते हैं। तो वी डिसाइड, we literally sit here and decide whether we liked it or not liked it, and of course उसके बाद फिर पसंद आता है, अप्रूव करते हैं, और उसके बाद वो हम अप्रूव करें या ना करें वो बचता है, और फिर ऑब्वियसली लोगों को पसंद आता है और फिर पसंद आ ही जाता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें बड़ा मजा आता है उसको क्रिटिकली देखने में। सो वी आर वेटिंग फॉर इट, इट्स ओनली अ वीक, तो लिहाजा जो भी बना रहे हैं वो बस आए ना, आप जल्दी से ले आए गाना। अच्छा जी, सुबह ये मैच तो कोयटा ने जीत लिया। कंग्रेचुलेशंस एंड कंग्रेचुलेशंस टू द मैनेजमेंट। कुछ देर के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुई थी, लेकिन उसके बाद सूरत हाल नॉर्मलाइज हो गई, और कोयटा में रहने वालों के लिए एक बेहतरीन तफरीह का मौका फराहम किया गया, जिसको उन्होंने भरपूर इस्तेमाल करके इंजॉय भी किया। बाय द वे, रावलपिंडी लेग के टिकट्स के बारे में कुछ लोगों ने इजहार ख्याल किया है। वो कह रहे हैं कुछ टिकट्स महंगे हैं। भाई इन्फ्लेशन हर जगह है, हर चीज़ पे असर पड़ रहा है, तो पीसीबी ने भी शायद सोचा है कि ज़रा महंगे किए जाएँ इस दफ़ा टिकट, और ऑल्दो टिकटों की सेल जो है वो ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। हमारे पास वो गुफ्तगू है वहाब रियाज की, जो उन्होंने इफ्तिखार की। उन्होंने कहा इफ्तिखार के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अपने लिए उन्हें बुरा ही लग रहा था। वो हम आगे चल के आपसे शेयर करेंगे। देखिए, इट वाज एन एग्जीबिशन मैच, आपको पता है, मतलब उसको इतना वैसे तैयारी बाबर आजम ने पहले ही कर ली थी। आपको पता है बाबर आजम ने कहा था कि उनको जो निगरां वजीर साहब है ना, उनको जरा टाइट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा टाइट किया उन्हें। नो,
but that also shows what kind of cricket we can expect. वो भी मुखालिफ टीम ने। अच्छा जी, अभी हम तुर्की से आपको खबर देंगे। आपने बाबर आजम और इंसानों की क्रिकेट की बात कर ही ली है, तो वो शाहिद आफरीदी की बेटी की शादी विद शाहीन शाह आफरीदी पे हम बाद में बात करें। तस्वीरें हैं हमारे पास अभी लाइन, तो हम बाद में कर लेंगे, बाद में दिखाएंगे हम आपको। माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है वो भी। और तुर्की से जरा डिस्टर्बिंग खबरें आ रही हैं। 7.8 रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला तुर्की के सर्दन इलाके में आया है और इस्तांबुल से तकरीबन 1000 उज़्मा अल करीम हमारी साथी वहाँ होती हैं, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था। 1000 किलोमीटर दूर ये इलाका है जो इसका मरकज़ बताया जा रहा है, सीरिया और लेबनान के बॉर्डर के करीब। लेकिन साथ साथ आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले से कई शहरों में इमारतें गिरने की इतलात भी हैं। मतलब 7.8 ऑन द रिक्टर स्केल इज़ ह्यूज। ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना कि ज़लज़ला है, बिकॉज आई कैन ओनली इमेजिन जब हमारे यहाँ 2005 में आया था बहुत एक ख़तरनाक किस्म का, दैट वॉज 6.8, 6.7, 6.8 कुछ इस किस्म के फिगर से। तो 7.8 अब अगर आप सोच ही लें कि क्या है। द गुड थिंग इज़ कि ये प्रोविंस, वैसे देयर इज़ नेवर अ गुड थिंग, जब ज़लज़ले की बात हो रही हो तो कभी भी कोई गुड चीज़ नहीं होती, एक्सेप्ट कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड इलाका ये नहीं कंसिडर होता, बताया यही जा रहा है। लेकिन बावजूद भी दर्जनों इमारतों के गिरने की इत्तलात सामने आ रही हैं। और न सिर्फ तुर्की बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि इराक, शाम, उर्दन, लेबनान, कब्रस, यूनान और आर्मीनिया में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। और इसका मरकज़ शामी सरहद के करीब जनूबी सूबे में तकरीबन 18 किलोमीटर गहराई में था। आई वंडर के क्या इस हवाले से माहिरीन कहते हैं 18 किलोमीटर गहराई में कोई चीज़ होती है ना तो वो सरफेस पे ही होती है। मतलब व्हाट इज़ 18 किलोमीटर अगर आप सोच ही लें तो वो ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक, वरना तो हज़ारों भी और 100 के हिसाब से भी किलोमीटर अंदर डेप्थ उसकी हो सकती है। लेकिन दिस 4:15 बजे ये ज़लज़ला आया और शदीद ठंड भी पड़ रही है इन इलाकों में। और लोग इस ठंड के बावजूद अपने घरों से, अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलकर बाकी रात गुजारने और सुबह गुजारने में मजबूर हैं, क्योंकि 30-35 इमारतें तो सुबह तक की इत्तलात हैं कि गिरने की तस्दीक हो गई थी। अच्छा, 2 घंटे दर्जनों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ऑफ कोर्स जिस तरह हमें अपडेट्स मिलेंगे हम आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा टाइम आपको बता दें कि 2 घंटे पीछे है तुर्की हमसे, तो हमारे 9:10 है, तो वहाँ 8 कुछ इस किस्म का 7 होगा 10 मिनट। और सो इट हैज़ बिन वेरी अर्ली मॉर्निंग। आई वाज जस्ट थिंकिंग, ऑब्वियसली ये तो खैर ज़रा इलाका बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इस्तांबुल वगैरह अगर बाकी अनकरा अगर आप ये सारी जगह देखें, दूर है वैसे उनसे, इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं यहाँ कि एक खौफसदा हो जाता है इंसान। और अगर जियोलॉजिकल हिसाब से बात की जाए तो तुर्की जो है वो ऐसी फॉल्ट लाइंस पे वाक़ है कि इट इज़ प्रोन टू ज़लज़लाज़ अ लॉट लाइक इस्लामाबाद। आपको पता है कि पूरा इस्लामाबाद इज बेस्ड ऑन अ फॉल्ट लाइन एंड ईरान बाय द वे। सो हम इस बारे में जो अपडेट्स होंगी आपको सर्टनली अपडेट करेंगे। लेकिन अभी ज़रा सियासी मंजरनामे पर क्या चल रहा है। बाय द वे सियासी मंजरनामे से बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आज IMF और पाकिस्तान के टीम के दोबारा से मुज़ाकरात शुरू होंगे। वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ज़्यादा ऑप्शन का कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन आपको ये बता दें कि ये नेगोशिएशंस जो हैं, ये मुलाकात जो है, ये 1 हफ्ते से आपको पता है ना कि पूरी टीम जो है वो पाकिस्तान आई हुई है। तो ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक ऑन द 31st, और आज हम कहाँ बैठे हुए हैं जी, आज है 6, तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ता तो हो ही रहा है। टफ नेगोशिएशंस आर अंडर वे, बट हमारे सियासतदान आपको पता है कि वो तो एक और ही डगर पे होते हैं। तो लिहाजा लेटेस्ट ये है कि इमरान खान जल्द इलेक्शन के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, और लेकिन इस्तीफ़ों से असम्बलियों की तहलील तक उनका हर सियासी कार्ड नाकाम रहा है, अब तक ऐसा ही लग रहा है। और अब उन्होंने एक और तहरीक का अनाउंसमेंट कर दिया, और जिसको कहते हैं जेल भरो तहरीक। अब्दुल्ला, मेरा सवाल जो अभी था सही था कि नहीं था? भाई मैं पूछ के रही थी कि कैसे जेल भरे, मतलब व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? मैं अगर जाके कहूंगा किसी थाने में जाके कि प्लीज मुझे जेल में डाल दें, तो वो तो होने नहीं वाला। तो वो क्यों डालेंगे मुझे जेल में बिला वजह? व्हिच मींस यू विल हैव टू डू समथिंग जो कि आप लायबल हो के आपको जेल में डाला जा सकता है। लाइक आई एम नॉट गिविंग आइडियाज़, लेकिन उसमें तो ऑब्वियसली कोई नाफरमानी, कुछ सिविल डिसोबीडियंस, कोई इस किस्म की चीज़ें ही होंगी ना, वरना फिर ही भरी जाएंगी जेलें। अपने भी कारकुन इसको कुछ सीरियस नहीं लेंगे। What do you mean? अभी तो वो कह रहे हैं। खैर, जेल भरो तहरीक कब और कैसे शुरू होगी, ये हिकमत अमली तो सामने नहीं आई है। वैसे पिछले साल अक्टूबर में मियाँ वाली जलसे में भी इमरान खान ने कुछ ऐसा ही ऐलान किया था। आपको इन केस नहीं याद तो याद करा देते हैं, वो भी इधर उधर हो गया था ज़रा, लेकिन हम तो निकाल लाते हैं चीज़ें।
पीटीआई के हाल ही में जो रहनुमा महज 2-3 दिन गिरफ्तार हुए, सर्टनली उनकी हालत तो आपने देखी ली है। अब सवाल हो रहा है कि ऐसे में आम कारकुन सोचेंगे कि इनका क्या बनेगा। मरियम नवाज ने कल मुल्तान में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में पीटीआई वालों को हौसला रखने का मशवरा दिया है और जेल भरो तहरीक पर इमरान खान को कुछ पुरानी बातें जो हैं वो भी याद दिलाई हैं, क्योंकि आपको पता है ना, कोई मौका कोई भी हाथ से नहीं जाने देता। तो ये भी देख लें। कह रहा था जेल भरो तहरीक, 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था, और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। सिर्फ हुकूमत में परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, ऑपोजिशन में भी परफॉर्मेंस खराब है। 2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बच्चों की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे हैं, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। पहली बार बेफैज हुए हैं तो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि फैज के सर पर सियासत करते रहे, उसकी बेसाखियों पर सियासत करते रहे। अब इनको समझ नहीं आ रही। जो 4 साल ये कहता रहा कि इन सबको जेलों में डालूंगा, आज कह रहा है आओ और जेलें भरो। ना करो भाई, मुझे तरस आता है, इस तरह ना रो, थोड़ा हौसला करो। अच्छा, साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इसी जलसे में इमरान खान को गिरफ्तारी की सूरत में हर तरह की सहूलतें देने की पेशकश की, मगर साथ ही ये भी कहा आपको वहीं रखेंगे जहां उन्हें रखा गया था। तो थोड़ा सा ये भी देख लें। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा, तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था, तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था। फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने इंसानों का समुंदर लाना था, फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। और अब अगर तुमने ये कहा है जेल भरो तहरीक शुरू करोगे, तो फिर याद रखो तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहाँ पे तुमने हमें रखा था। और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज़ मुहैया करेंगे, खाने की पीने की, लेकिन एक चीज़ मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। एक्चुअली इस बात को लेके तो परेशान होना चाहिए खान साहब को, क्योंकि वाकई राना सनाउल्लाह साहब को बड़े नामसाइद हालात में रखा गया था। और अगर वो कह रहे हैं कि आप जेल आए तो आपको भी वहीं रखेंगे जहां आप लोगों ने इनको रखा था, तो फिर मुश्किल हो सकती है। खैर, शहबाज गिल ने कल ट्वीट में शिकवा किया कि खान साहब की हिदायत के बावजूद उनकी अदालत पेशी पर लोकल लीडर वहाँ नहीं आते। शहबाज गिल साहब, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए लोकल लीडर आपके साथ अब कितने बाकी बचे हैं। ऐसे में जेल जाना कौन पसंद करेगा? और अगर दीगर सियासी हरबों की तरह जेल भरो तहरीक भी नाकाम रही तो इमरान खान की नाकामियों में एक और इजाफा होगा, जो इंतखाबी नुकसान की सूरत में भी सामने आ सकता है। मतलब मल्टीपल चीज़ें हो चुकी हैं ना, अब पता नहीं, लॉन्ग मार्च, लॉकडाउन, धरना, फलां ढिमका, आप जेल भरो। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब से भी पूछना है कि इससे क्या हासिल किया जा सकता है। साफ़ी साहब, इलेक्शन के हसूल के लिए खान साहब ऑब्वियसली हर रोज़ ही कोई ना कोई नई चीज़ लाते हैं, तो इस पर एक और पत्ता जो है उन्होंने फेंक दिया है, और वो है जी जेल भरो तहरीक चलाने वाले हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया। आपको लगता है कि इस पर अमल हुआ तो हुकूमत बिल्कुल दीवार से लग जाएगी, इलेक्शन कराने पड़ेंगे, मतलब एग्जैक्टली जो खान साहब चाहते हैं वो हो जाएगा इससे? देखिए, इमरान खान की पार्टी इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने चलवाई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इक़्तिदार दिलवाया था और इस्टेब्लिशमेंट उनकी इक़्तिदार को चलवा रही थी। तो इसलिए इमरान खान साहब सियासत नहीं सीख सके। अभी तक हुकूमत से निकाले जाने के बाद वो जितने भी इक़दामात उठा रहे थे वो नाशाइस्ता थे, और वो ऐसे थे कि जो जमहूरी लीडर को ज़ेब नहीं देते। लेकिन ये जो अभी जेल भरो तहरीक का उन्होंने ऐलान किया है, तो मैं इसको इसलिए वेलकम करता हूँ कि जो एक सियासी कायद की शान होती है कि वो अपने आप को आजमाइश में डालते हैं लेकिन दूसरों को नहीं डालते। अभी तक आप देखें कि इमरान खान साहब जेल से बचने के लिए
दूसरों को अपने लिए उन्होंने ढाल बनाया हुआ था। इसी तरह वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रहे थे। तो माजी में भी सियासी जमातों ने, सियासी लीडरों ने ये काम किए हैं और मेरे ख़्याल में ये उनका पहला मुस्तहसन इक़दाम है अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए। इसलिए मैं तो जो उनकी जेल बरो तहरीक है उसको वेलकम करता हूँ और इसकी सताइश करता हूँ। अच्छा साफ़ी साहब, ये बताइएगा, वैसे तो सियासी बुनियादों पर किसी की भी गिरफ्तारी गलत है, तहरीक इंसाफ के जो चंद लोग पकड़े गए उस अमल पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चंद एक दिनों के लिए जेल गए और उसके बाद जो मसाइब व आलम बयान किए इन्होंने, ये सियासी कारकुनों वाला अमल तो नहीं। अब ऐसी मिसालें सामने होंगी तो कारकुन कहाँ से जज्बा लाएंगे जेल भरने का? देखिए, जो PTI का दौर था वो बदतरीन दौर था सियासी मुखालिफिन के लिए भी और मीडिया के लिए भी। मसलन जितनी कदगनें हमने उस दौर में मीडिया पे देखी हैं और वो इमरान ख़ान करते थे, तो उसकी तो माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर आप देखें कि मीडिया की पहले हम मिसाल दे दें, आज ये सब रोना धोना कर रहे हैं और हमें उनसे हमदर्दी है और आज भी हम कहते हैं कि किसी के साथ गैर अखलाकी और गैर कानूनी हरकत नहीं होनी चाहिए। वो शहबाज गिल हो, वो फवाद चौधरी हो, वो आज़म स्वाति हो या कोई और हो। लेकिन इनकी तारीख़ देखे मीर शकीदुर रहमान के साथ इन्होंने क्या किया, बग़ैर किसी जुर्म के उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। उनका अकलौता भाई उस दौरान इंतकाल कर गए, उनकी अकलौती बहन उस वक़्त इंतकाल कर गई, वो ख़ुद बीमार थे। फिर आप देखिए कि उस दौर में असद तूर के साथ क्या हुआ, बाकी अबसार आलम के साथ क्या हुआ, मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ। इन्होंने हामिद मीर की गोलियों का भी मजाक उड़ाया। इन्होंने बाकी कितने सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया, उनको निकाला। आज इनको अपनी जेलें याद है। अली वज़ीर इनके दौर में अंदर कर दिए गए, उनकी भी माँ है, उनके भी बच्चे हैं। तो ये सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त PDM की हुकूमत अगर ख़ुद कर रही है या किसी के कहने पे कर रही है, वो किसी के साथ भी ज़्यादती हो या सियासी बुनियादों पर इंतकाम हो, हम इमरान ख़ान की तरह भी नहीं हैं और हम PDM वालों की तरह भी नहीं है कि हमारे उसूल बदले। हमने कल भी जुल्म को जुल्म कहा था, आज भी अगर कोई गैर आइनी काम करेगा, गैर शाइस्ता काम करेगा तो हम उसको बुरा कहेंगे। PDM वालों को भी आज ये याद रखना चाहिए कि ये ताकत और इक़्तिदार हमेशा नहीं होती। अच्छा साफ़ी साहब, ये सब कुछ ऐसे मौके पर हो रहा है जब वज़ीर आज़म की जानिब से दहशतगर्दी पर APC बुलाई गई, तहरीक इंसाफ को दावत भी है, फ़िलहाल तो उनका इनकार है, लेकिन एक राब्ता सेट करने का, कौमी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करने का मौका इसके बाद कहाँ मिलेगा? तो क्या उन्हें इस फैसले पर नज़रसानी कर लेनी चाहिए? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि इन सब कुछ के बावजूद भी PTI को चाहिए कि वो उस इजलास में शिरकत करे, क्योंकि देखिए कश्मीर, ख़ारजा पॉलिसी, मईशत, नेशनल सिक्योरिटी, ये वो चीज़ें हैं जो कि सियासत से बालातर होनी चाहिए और बदकिस्मती से पाकिस्तान में इन चीज़ों पे सियासत होती है। माजी में भी इमरान ख़ान ने वो यही किया कि जब वो इक़्तिदार में थे तो फ़ौजी क़यादत इन लोगों को बुला लेती थी, लेकिन वो ख़ुद उनके साथ नहीं बैठते थे। तो बहरहाल शहबाज शरीफ या बाकी लोगों ने किया है कि माजी में जब इन इशू पे वो उनको बुलाया गया है तो वो उनमें आए हैं। इसलिए अगरचे उनका ये गिला बजा है, मसलन जो निगरान हुकूमतें कायम की गई हैं उस हवाले से PTI का एतराज़ बिल्कुल बजा है। मसलन खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमत बनी है वो तो अमलन JUI की हुकूमत है और उसको अमलन हाजी ग़ुलाम अली चला रहे हैं, तो वो एतराज़ात उनके बजा हैं। इसी तरह पंजाब में अगर हुकूमत बनी है तो उस पर PTI का एतराज़ बिल्कुल बजा है और अपने मुतालबात मनवाने के लिए उनको पुरअमन सियासी जद्दोजहद जारी रखना चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में जो कौमी सलामती के इश्यूज़ है उनको सियासत की बींट नहीं चढ़ाना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इस पे नज़रसानी करे और दोबारा ऐसी निगरान हुकूमतें कायम करे कि जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। और सलीम साफ़ी साहब ने तफसीली गुफ्तगू की, लेकिन एक बात हम यहाँ ज़रूर ऐड करना चाहेंगे कि
देखिए, सियासी गिरफ्तारियां तो बेतहाशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में भी हुई हैं। सहाफ़ियों को भी बहुत सारे मज़ालिम का सामना करना पड़ा, कई तो नौकरी से भी गए और तो उनके इदारों को मजबूर किया गया। बाज़ों ने निकाल दिया, बाज़ों ने नहीं निकाला कि फ़लाँ को निकाल दें, फ़लाँ को ना निकालें, या इसको रख लें या उसको निकाल दें। लेकिन उस दौर में इसलिए शायद आपको लगता है ये कम होता था क्योंकि उस दौर में इन बातों पे बात करना भी मुहाल था। मतलब अगर किसी की गिरफ्तारी या किसी के साथ ज़्यादती होती थी तो उसको ज़्यादती कहने की भी इजाज़त नहीं थी। अगर आज ये लग रहा है आपको कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो एटलीस्ट आज बात हो सकती है। आज इन लोगों के इश्यूज़ हाईलाइट होते हैं, आज अदालतें इनके केसेस सुनती हैं। उस दौर में सियासी असीरों के केसेस अदालतें नहीं सुना करती थीं। सो ये भी सबको मलूज़े खातिर रखना चाहिए। जस्ट गिविंग यू थिंग्स टू, जिसको कहते हैं ना कि थिंक अबाउट, तो ये एक पहलू भी है, एस्पेक्ट भी है। इन द मीन टाइम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि तुर्की के ज़ल्ज़ले का हमने जिक्र किया है और बाय द मिनट जिसको कहते हैं कैजुअल्टीज़ का फिगर बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त हमें ये पता चल रहा है कि तुर्की में ज़ल्ज़ले की से जो अम्बात हैं वो फिगर हो गया है 54 अफराद। और पीछे आप देख रहे हैं मनाजिर में भी जो लेटेस्ट मौसूल हो रहे हैं, अभी चंद घंटे हुए हैं इस हादसे को, कि मलबे का ढेर बनी हुई हैं। ये अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, रिहायशी इमारतें हैं और तुर्की के जनूब में ज़ल्ज़ला आया है। सैकड़ों अफराद के अब तक ज़ख्मी होने की इत्तला सामने आ रही है। मतलब कई 100 अफराद अभी भी मलबों तले दबे हुए हैं। कम से कम 35 आफ्टर शॉक्स, 32 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। एक मिनट तो ये इटसेल्फ ज़ल्ज़ले का दौरानिया था जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 7.8 थी। तो अंदाजा लगाइए, दैट इज ह्यूज। और इससे पहले मैं कह रही थी आपको कि शायद इट्स नॉट अ मेजर बिग सिटी, लेकिन डेफिनेटली आई स्टैंड करेक्टेड। जो हम विजुअल्स देख रहे हैं इस वक्त तो काफ़ी पॉपुलेटेड जगह ही लग रही है। और साथ ही आपको बता दें कि इस एक ज़ल्ज़ले से कम 32 आफ्टर शॉक्स आए हैं और इनके जनूब में 10 सूबे मुतासर हुए हैं। तो आप ये भी सोच लें कि 10 प्रोविंसेस हैव बीन अफेक्टेड। साथ ही आपको बता दें कि शाम में ज़ल्ज़ले से मरने वालों की तादाद, का सरकारी टीवी है जो हमें ये तफसील बता रहा है और शाम से भी बताया जा रहा है, शाम में भी 42 अफराद इसकी जद में आकर जाँ बहक हुए हैं। आपको एरिया तो एक ही है ना, बिल्कुल शाम का बिल्कुल बॉर्डरिंग एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुतासर किया है तुर्की का, जहाँ पे मरकज़ भी बताया जा रहा है। और कितने ही लोग जो शाम के जंगज़दा इलाकों से पनाह लेते हैं वो इन्हीं इलाकों में तुर्की में सेटल होते हैं। बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट इलाके नहीं है ये, और लेकिन फिर भी इतने डेवलप प्रोविंसेस नहीं है। जैसे जाहिर है इस्तांबुल या अंकारा तो नहीं होता ना हर चीज़। सो फिर भी यहाँ पे आबादी है, यहाँ पे इमारतें हैं, यहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और यहाँ पे अभी तक यही इत्तलात आ रही हैं कि बहुत नुकसान हुआ है। 7.8 ऑन रिक्टर स्केल इज़ टू मच ऑफ अ मैग्नीट्यूड। और बहुत ज़्यादा गहराई भी नहीं थी इसकी सतह है ज़मीन। और आपको पता है कि इस वक्त तो फिर भी वहाँ सुबह है बिल्कुल, और अभी तो रोशनी भी नहीं हुई। तो जिस तरह ज़रा रोशनी होगी, सुबह होगी तो ज़रा रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होगा। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए, इट इज़ ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर @1 और आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। बताना आपको यह है कि दुबई में इंतकाल कर जाने वाले साबिक फौजी आमिर और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का जसद खाकी आज पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट से आज सुबह 11:30 बजे पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा मैयत को रावलपिंडी लेकर रवाना होगा। अमारात में पाकिस्तानी सफारत खाने ने उनका जसद खाकी पाकिस्तान ले जाने के लिए NOC भी जारी कर दिया है। काफ़ी अरसे से ये बीमार थे, अलील थे और इंतकाल पर इनके सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ताज़ियत सामने आई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी और अस्करी क़यादत ने भी इजहार ताज़ियत किया है। आपको ये भी बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ 31 मार्च 2016 को आइन शिकनी के केस में फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद बीमारी की वजह से मुल्क से बाहर चले गए और फिर वापस ना आए। इत्तलात ये हैं कि इनकी साहबजादी और इनके बेटे इनके मैयत के हमरा आएंगे। जैसे जैसे मज़ीद हमें मालूमात मिलेंगी हम आपसे सर्टनली शेयर करेंगे।
अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और बताना आपको ये है कि इस्लामाबाद में पुलिस अफसर समेत ऐसे 5 सिविल अफसरान को अवार्ड से नवाजा गया है जिनकी खिदमत बेहतरीन है और इन अफसरान ने न सिर्फ अपने इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाई है बल्कि आवाम का एतमाद भी हासिल किया। और ख़ास तौर पर ये अफसरान अवामी खिदमत के कामों में जिद्दत लाए हैं और जदीद तरीक़ों और टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया है। और हमारे यहाँ आपको पता है कि आमतौर पर सरकारी अफसर के लिए आज़ादाना माहौल में काम करना आसान नहीं होता और मुख्तलिफ तरह के सियासी और समाजी दबाव के अलावा वसाइल भी महदूद होते हैं। हमेशा हमें यही एक एक्सक्यूज़ जो है और आई गेस रीज़न भी है ये नज़र आता है। और इसके बावजूद अवामी खिदमात को बेहतर बनाने वाले अफसरान काबिल तारीफ़ हैं और इन अफसरान में SSP उमर सईद भी शामिल हैं जिन्होंने कई मुश्किल तरीन और पेचीदा केसेस का कामयाबी से हल उनका निकाला है और ये कसूर की ज़ैनब के कातिल तक पहुँचे। ये आपको इनकी अकम्पलिशमेंट्स जो हैं हम याद दिला रहे हैं। सियालकोट में हजूम के हाथों मारे जाने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा के मुकदमे में भी 86 मुलज़मान को इन्होंने गिरफ्तार किया। फैसलाबाद के एक और मशहूर खतीजा केस में लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाने पर सनतकार को जेल भेजा। मरी में टूरिज्म पुलिस मुतारिफ करवाने का सहरा भी SSP उमर सईद के सर रहा। बिलाशुबा अगर इदारों में ऐसे फ़र्शनास अफसरान होंगे तो हमारे सरकारी इदारों की कारकर्दगी में बहुत बेहतरी आ सकती है और SSP उमर सईद ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुक्रिया आपका SSP साहब। बताइएगा उमर साहब के आपको पुलिस में एक मॉडल ऑफिसर करार दिया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी लैब ने अवार्ड से भी आपको नवाजा है, इंटेग्रिटी आइकॉन आप करार पाए हैं। तो ये जो काम है तो बहुत से अफसरान करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद इसकी रिकग्निशन मिलना किसी भी अफसर के लिए कितना अहम होती है, ये रिकग्निशन, ये अप्रिसिएशन? जी बहुत शुक्रिया। मैं जियो की टीम का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी अदारे का, किसी भी फ़र्द के लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम बड़ा अहम है, उसका बड़ा कलीदी किरदार है। वो इस तरह कि उससे लोग मोटिवेट भी होते हैं, जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। और रिवार्ड की बड़ी किस्में हैं, इसमें फाइनेंशियल रिवार्ड भी है और तरह के रिवार्ड में जिसमें एक सोशल रिकग्निशन भी है। ये सोशल रिकग्निशन जो है वो उस अदारे के लिए, उस फ़र्द के लिए मुमताज़ करती है और उससे वो मोटिवेट होता है, बाकी लोगों पर भी वो उसका असरअंदाज होता है। जिस तरह कि इन्होंने यहाँ पे रिवार्ड दिया और उसको सोशली रिकगनाइज किया, आप जो मीडिया है आपके तवज्जो से लोगों तक जा रहा है, तो इससे हर शख्स जो है, जो अदारे का हर फ़र्द है वो मोटिवेट होता है और ये एक बड़ा कलीदी इसका किरदार है। और जो एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट है वो दुनिया में यूनिवर्सल प्रिंसिपल है और हम जनरली हमारे माशरे में नेगेटिव चीज़ों को बहुत दिखाया जाता है, बहुत बात की जाती है, मगर पॉजिटिव चीज़ों को दिखाना भी उतना ही ज़रूरी है। मेरे अवार्ड के साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिसमें हमारे कुछ माइनॉरिटीज़ के लोग थे, कुछ ख़वातीन थी, कुछ ऐसे थे जो KP के बड़े दूर दराज एरिया से थे, इस तरह बलूचिस्तान के और सिंध के लोग थे और उनकी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँची। उन लोगों को भी रिवार्ड दिया गया और मैं समझता हूँ ये उनके लिए भी बड़ा मोटिवेटिंग है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नेगेटिविटी ज़्यादा स्प्रेड होती है और पॉजिटिव काम हो तो वो बस थोड़ा सा एक उठता है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है बात। आपके रिकॉर्ड पर बड़े अहम केसेस हैं, उनमें ज़ैनब केस से लेकर सियालकोट में श्रीलंकन जो सिटीज़न थे वो मामला भी शामिल है। तो ये बड़े सेंसिटिव, हसास मामला थे। एक पब्लिक का ऑब्वियसली अपना सेंटिमेंट शामिल होता है और फिर मीडिया का तो फोकस होता ही होता है। क्या इतनी तवज्जो मिले तो काम आसान हो जाता है या फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि क्या इसमें बैकग्राउंड क्या है? जी काम आसान तो नहीं होता, काम मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब इतने हाईलाइट हो जाता है केस तो आपके लिए वक्त जो है वो बड़ा कम होता है। और मैं हमेशा वो बात कहता हूँ कि इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। जब भी कोई केस बड़ा सेंसिटिव केस हो और आपने उसको हल करना हो और उसके बाद वो मीडिया पे भी आ जाए, प्रेशर ग्रुप भी आ जाए, वकला साहबान भी आ जाएँ और उस पर कोर्ट्स भी कॉग्निज़ ले ले, तो अब आपके पास वक्त बड़ा कम होता है, रिसोर्सेज तो आपके पास वही हैं, तो काम डेफिनेटली मुश्किल होता है। मगर किसी भी अच्छे ऑफिसर का, किसी भी ऐसे शख्स का जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसका इन मोमेंट ऑफ क्राइसिस में ही पता लगता है। रूटीन में तो आप देखें हर कोई अपना काम कर रहा है, मगर जब क्राइसिस सिचुएशन होती है तब ही हम कह सकते हैं कि इस ऑफिसर ने, इस शख्स ने, इस बेशक वो खेल के मैदान में कहीं पे भी कि उसने अच्छा काम किया, तो काम यकीनन जो है वो मुश्किल होता है।
अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस का हमने भी तस्करा किया, आप भी बता रहे हैं कि काम आसान होता है, मुश्किल होता है। कोई एक ऐसा केस जो आप समझते हो कि आपके लिए हल करना भी चैलेंज था या आप उसे अपनी अचीवमेंट गर्दानते हो, वो शेयर करें हमसे प्लीज़। जी, मैंने अपनी 17-18 साल की सर्विस में जो सबसे मुश्किल केस देखा वो सियालकोट में था, जहाँ पे एक श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका कुमारा को तशद्दुद करके हलाक कर दिया और उस पर इल्ज़ाम लगाया उसने तौहीन की। अब क्योंकि इसमें एक रिलीजियस एलिमेंट भी था और वो एक फॉरनर भी था और फिर वो जो वर्कर्स थे वो मुख्तलिफ शहरों से वो लोग मज़दूर थे वो आए हुए थे, तो एक बड़ा मुश्किल केस था और हमारे लिए बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमारे मुल्क का भी सवाल था, क्योंकि जब एक फॉरनर था और हमारे पे पहले भी इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं हमारे मुल्क पे कि यहाँ पे रिलीजियस जो है इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से भी यहाँ पे एक बड़ा प्रेशर था। अल्हम्दुलिल्लाह 87 उसमें एक्यूज़ थे और हमने 100% एक्यूज़ में पकड़े और 100% लोगों को सज़ा हुई, उसमें कोई शख्स भी बरी नहीं हुआ। उसमें 6 बंदों को सज़ाए मौत अनाउंस की, अब उनका अपील जारी है। 7 बंदों को उम्र कैद हुई। एक ऐसे केस में जिसमें डेड बॉडी जो है वो पूरी तरह म्यूटिलेट हो चुकी थी, जिसमें कॉज ऑफ डेथ जो है असरटेन नहीं की जा सकती थी, जिसमें क्राइम सीन को हज़ारों लोगों ने कदम रख कर वो ख़राब कर चुके थे। तो उस तरह केस में सबसे पहले लोगों के जो एहसास हैं उनको कंट्रोल करना, स्टेक होल्डर को साथ मिलाना, जो हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे बार के मेंबर्स हैं, पॉलिटिशियन, उन सबको साथ रखना, मीडिया पे एक पॉजिटिव इमेज करना, साथ साथ उन बंदों को 87 बंदों को गिरफ्तार करना, 100% अरेस्ट करना और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन इस तरह करना कि सबको सज़ा मिल जाए। तो ये एक बड़ा हमारी पंजाब पुलिस के लिए बड़ा टेस्ट केस था। उस वक्त के RPO, उस वक्त के IG ने बड़ा टास्क दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने उन सारे बंदों को पकड़ा और हमने पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया कि अगर इस तरह का वाक़या हुआ है, बिल्कुल हम समझते हैं कि गलत हुआ। हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत ने रिस्पांस ये किया कि हमने 100% उसके मुल्ज़िम जो हैं गिरफ्तार किए और इंडिया के पुलिस अफसरों ने भी पाकिस्तान की तायीद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुलिस ने जैसा काम किया काश हमारी पुलिस वैसा काम करे और ये हर जगह पे उसकी पजीर आई। उमर साहब, सर्टनली इस केस की बारीकियों में जाएं तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट केस। पब्लिक सेंटिमेंट मैनेज करना है, मीडिया मैनेज करना है, और सच माने तो इतने लोग इन्वॉल्व थे और मतलब इतना वो तो कैमरास में पूरे मुल्क ने देखा ही है, एंड येट लग रहा था कि इतने लोगों को कौन पकड़ेगा, तो ये होगा नहीं, पकड़े नहीं जाएंगे और ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन उसको इस तरह कंप्लीशन आना, तो अब हमें पता चल रहा है कि आपने किस तरह काम किया होगा। अच्छा, ये भी बताइएगा उमर सईद के ज़ैनब केस और कुछ दीगर मामलात में हमने देखा कि तफ्तीश के जदीद तरीके इस्तेमाल किए गए और एक तरह से ब्लाइंड केसेस में भी पुलिस अपने अहदाफ तक पहुंची। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज, कैमरास वगैरह पुलिस के लिए कितने मावन साबित हो सकते हैं? काम कितना आसान हो जाता है अगर ये आपके पास सहूलियात हों? ये काम काफ़ी यकीनन आसान हुआ है। ज़ैनब केस में भी ऐसे हुआ कि उसका DNA जो था वो मुल्ज़िम पंजाब पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद उसका DNA जो है वो मैच हो गया और उस पर मोहर लगी कि यही बंदा है। और सबसे बड़ी बात इसमें मैं ये आपको कहूँगा कि हमारा जो वे फॉरवर्ड है पंजाब पुलिस का, पाकिस्तान पुलिस का, वो टॉर्चर नहीं है, वो तशद्दुद नहीं है। आप तशद्दुद करके एक तो आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं जो आर्टिकल 14(2) है जिसमें इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन है, आप उसकी वायलेशन करते हैं। दूसरा ये है कि उसमें बेगुनाह बंदों पे भी होता है और फिर हर बंदे के कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, चाहे वो मुल्ज़िम है, मुजरिम है, चाहे वो बेकसूर उसके राइट्स हैं। तो हम फोरेंसिक के ज़रिए ही ये केसेस ट्रेस कर सकते हैं और ये टाइम है। और मैंने एक छोटा सा एफर्ट मिरांडा राइट्स के हवाले से फैसलाबाद पुलिस में भी किया जहाँ पे मैंने ये इंश्योर कराया कि तशद्दुद ना हो। तो ये फोरेंसिक जो है ये हमारा वे फॉरवर्ड है। इसमें आप फोटोग्रामेट्री टेस्ट है वो आप कर सकते हैं, जिसमें जो CCTV कैमरास के जो रिजल्ट्स हैं वो मैच होते हैं। फिंगरप्रिंट्स का कर सकते हैं, इसमें DNA का कर सकते हैं। DNA के बेशुमार सोर्सेज हैं, आप सिगरेट के बट से लेकर सलाइवा तक वहाँ से केस सॉल्व अगर होंगे तभी ये तशद्दुद दीगर फैक्टर्स का भी खात्मा हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका उमर सईद साहब, SSP उमर सईद। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत अच्छा लगा और बड़ी इंसाइट मिली। अक्सर हम तो ऑब्वियसली कवर ही कर रहे होते हैं लेकिन ये नहीं पता चलता कि बैकग्राउंड में कितना काम हो रहा है। और अक्सर जब तक ये पॉजिटिविटी एक रेशो हमारे सामने ना आए कि ये केसेस रिजॉल्व होते हैं
तो इंसान थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ही रहता है कि क्या हो रहा है। हमारे पास अपडेट है और ये सर्टनली खदशा तो पहले ही जाहिर किया जा रहा है कि ज़लज़ले से अमवात पड़ सकती हैं। अब 76 का फिगर सामने आ रहा है। जनूब में आया है ज़लज़ला, सैकड़ों अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलातें, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अभी भी कितने ही हज़ारों लोगों के मलबे तले दबे होने की बात की जा रही है। 32 आफ्टर शॉक्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, चंद घंटे पहले की हम बात कर रहे हैं। भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब कुछ छोटे मोटे नहीं होते। ओवरऑल 10 सूबे इनके मुतासर हुए हैं। तुर्की के सरकारी टीवी के मुताबिक तुर्की में जो ज़लज़ला आया है उससे जानी नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सीरिया में ही 62 अफराद के जान से जाने की इत्तलात सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है और तुर्की से कहा है कि किसी भी किस्म की मदद और ताउन दरकार हो तो पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क के लिए हाजिर है। ऑब्वियसली, और क्योंकि हम रिलेट भी कर सकते हैं बिकॉज हमारे यहाँ भी ज़लज़ले आते हैं और एक बहुत ही मुश्किल किस्म का वक्त जो है हमने भी गुजारा है। सो एनी हेल्प दैट इज़ नीडेड रिक्वायर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस सिलसिले में अपनी ताउन की पेशकश की है और हमदर्दी का इजहार किया है तुर्की के अवाम और हुकूमत से। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं कुछ ही देर में बस। गुड मॉर्निंग। मेरा ख्याल है कि अब हमें वाहबाई का ज़रा हाल पूछना चाहिए कि 6 गेंदों पर 6 छक्के खा के उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जिम्मेदारियां भी उन पे बहुत ज़्यादा हैं। वो निगरां वज़ीर भी हैं, मिनिस्टर भी बन गए, निगरां वज़ीर भी हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब वैसे आम इंसान को इस तरह छक्के वगैरह पड़ जाए तो कोई शायद इतना प्रॉब्लम ना हो, बट व्हेन यू आर अ मिनिस्टर तो फिर ज़्यादा जोर की लगी होगी ना, तो अब मेरा स्टेटस की ज़रा बढ़ गया है। तो ये है। अच्छा, इसके बाद गुफ्तगू भी नजर आई तो विकी भाई ने कहा कि वो जो हैं बहुत खुश हैं इफ्तिखार के लिए, लेकिन अपने लिए सर्टनली उन्हें अफसोस है, रंज है। क्या गुफ्तगू थी ज़रा सुनिए कि जिस बैच में इफ्तिखार होंगे वहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स इनके नाम रहेंगे और इनकी परफॉर्मेंस पे क्राउड बहुत शोर मचाएगा। ये तो हमें नजर आ गया है। वो कहते हैं ना कि इतने माशाल्लाह एक टीम में प्लेयर्स होते हैं और एवरीबडी यू नो डज वेल एंड समटाइम्स दे डोंट डू वेल आइदर, लेकिन हर किसी का एक टाइम आता है, तो ये इफ्तिखार का टाइम है। वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो इनका टाइम आया हुआ है। We're going to see you in the next hour. अच्छा जी, टॉकिंग ऑफ क्रिकेट वंस अगेन, आपको पता है कि खेल को सियासत की नज़र करना भारत को महंगा पड़ सकता है। और ये किस तरह जी, इंडिया ने पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले एशिया कप में शिरकत के लिए एक बार फिर इनकार कर दिया है। आपको लगता है कि इंडिया को कोई कुछ बिगाड़ सकेगा? लेकिन फिर भी ना खबर तो बीसीसीआई भी लाडला है, इंडिया वैसे भी दुनिया का लाडला है। आई वंडर क्या होगा। खैर, इस फोरम पे तो हम बिगाड़ी देंगे बेशक, बहरीन में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय बोर्ड का मौक़िफ़ था कि मोदी हुकूमत इंडियन टीम को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं देगी, एज यूजुअल वही। और इजलास में जी पाकिस्तान ने इंडिया को एशिया कप मुत्तहिदा अरब अमारात में कराने की पेशकश भी कर दी, यानी देर आर ऑल्टरनेटिव जिसका मेज़बान पाकिस्तान ही होगा। पाकिस्तान ने जी इंडिया पर दो टोक अंदाज में वाजे किया कि अगर वो एशिया कप में टीम नहीं भेजेगा तो पाकिस्तान भी इस साल वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हर किसी को वैसे तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। वाई लूज आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी इवन फॉर पाकिस्तान और फॉर इंडिया। पाकिस्तान ने जी बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, ये तो कहना पड़ेगा, और अब इंडिया पर है कि वो शायकीन को क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबलों से महरूम करता है या नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े आराम से वो बड़ा मैनिपुलेट करते हैं, ना सिर्फ महरूम कर भी सकते हैं पाकिस्तान के लिए, वो खुद अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं। वो आपको पता है दूसरे बोर्ड्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और मतलब पाकिस्तानी क्या इंडियन क्या दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एनी मैच बीट एनी फॉर्मेट। सो और उसके भी बड़े पहलू होते हैं। आपको पता है कितनी इंडोर्समेंट्स होती हैं, फिर टिकट्स बिकते हैं, फिर एक दुनिया देखती है, मतलब टीवी पे मिलियंस ऑफ पीपल वॉच। वो एक बाकी सारी क्रिकेट एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान का मैच डेफिनेटली इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं। शुक्रिया रज़ाक भाई। रज़ाक भाई बताइएगा, दुनिया पाक इंडिया क्रिकेट मुकाबले देखना चाहती है और भारतीय टीम को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान ने इतनी लचक दिखा दी है कि अपना होम टूर्नामेंट एशिया कप अमारात शिफ्ट करने की ऑफर कर रखी है। आपको लगता है कि इससे बेहतर ऑफर प्रॉब्ली नहीं हो सकती? देखिए, क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है और प्रमोशन ऑफ क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है। काफ़ी साल हो गया इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं हुए, हमें हार्डली आईसीसी के टूर्नामेंट में ही मैचेस देखने को मिलते हैं।
तो अगर ये वेन्यू चेंज हुआ है यूएई का, तो मैं समझ बेस्ट ऑप्शन है, इसमें उनको मान लेना चाहिए और क्रिकेट और क्रिकेटर के लिए बड़ा अच्छा है। क्रिकेट और क्रिकेटर के लिए, दोनों के लिए ज़ाहिर है तो अच्छा है ही। अच्छा चलो, ये दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा रवैये की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया का रवैया कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान में मैच हुआ तो वो आएंगे नहीं, फिर जाहिर है कि इंडिया में मैच हो तो हम नहीं जाएंगे, मतलब वो तो फिर टिट फॉर टैट हो जाता है। तो अगर ऐसा ही रहना है तो आईसीसी ये मसला हल होने तक इंडिया को बड़े टूर्नामेंट्स की मेज़बानी देना बंद कर दे। ये बेहतर रास्ता नहीं है कि अगर आप इसी तरह पिक एंड चूज करने वाले हैं तो फिर हम आपको देंगे ही नहीं? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये तो काफी सालों से चीजें चलती आ रही हैं और टेबल टॉक भी अच्छे तरीके से अगर बात हो जाती है तो मैं समझता बड़ा अच्छा होगा। और देखें, दोनों इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये जो जितनी भी क्रिकेट है उसके लिए और जितने भी फैन फॉलोइंग होती है पूरे वर्ल्ड में उसके लिए, तो ये सिलसिला एक चलता आ रहा है। तो इसको मैं समझता हूँ टेबल टॉक पे बैठ के बड़े अच्छे तरीके से हल करना चाहिए। अच्छा, ज़रा अपने लोकल सीन की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो नुमाइशी मैच हुआ है अब्दुर्रज़ाक भाई क्वेटा में, माशाल्लाह क्राउड ने क्या खूब इंजॉय किया, रंग जमाया, बड़ा पुररौनक लगा हमें। क्वेटा में अ फ्यू फ्रेंड्स लिव देयर, वो भी कह रहे थे कि भाई इतने अरसे बाद कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है। और कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं या स्टेडियम्स हैं जो आप चाहते हैं कि इसी तरह आबाद हों और रौनक लगे वहाँ भी? देखिए, अगर मेरी बात करते हैं तो पूरा पाकिस्तान क्रिकेट के देखने के लिए तरसता है और बड़े फैन है हर जगह पे। और ऐसी जैसे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया है, अगर वहाँ पे जाके अगर मैचेस होते हैं तो मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त। जैसे आपको पता है कि केपीएल होती है मुजफ्फराबाद में, तो ऐसे रिमोट एरिया में जाके हमें ग्राउंड भी बनाने चाहिए, वहाँ अकेडमी भी बनानी चाहिए, वहाँ पे मैचेस भी होने चाहिए। इससे काफ़ी क्रिकेट को प्रमोशन भी मिलेगी और पाकिस्तान में टैलेंट है। और आपको पता है कि ऐसी जगह से पाकिस्तान में टैलेंट आ रहा है कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार कि आप इलाका गैर से या कोई ऐसी जगह से, पेशावर के दूर दूर इलाकों से, जहाँ पे मैं समझता हूँ टीवी होते भी नहीं होंगे, फिर भी वहाँ से प्लेयर बनते हैं। शुक्रिया आपका अब्दुर्रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आया, पाकिस्तान तो सर्टली आने का उनका चक्कर है नहीं, अब हम इससे बेहतर क्या उन्हें ऑफ़र करें कि हम अपना होम जो टूर्नामेंट है वो यूएई में कराने की उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि उसमें शिरकत कर लें। उसमें भी तकलीफ है इनको। तकलीफ ये है कि बस नहीं खेलना ना, हमने नहीं करना। सो आईसीसी की अम्ब्रेला में जो टूर्नामेंट होंगे उसमें भी तो खेलते हैं ना, तो ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है। वैसे बहुत ज़्यादा, वैसे उसूली तौर पर तो पाकिस्तान को यही मौक़िफ़ रखना चाहिए था कि हमारा टूर्नामेंट हमारे ही मुल्क में होगा। पाकिस्तान को ये ऑफर भी नहीं फ्रैंकली करनी चाहिए थी, क्योंकि गुस्सा चढ़ चुका है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान ऑलवेज मेक्स वेज के कोई अकोमोडेट हो जाए और एटलीस्ट क्रिकेट होनी चाहिए, बिकॉज हम तो अंडरस्टैंड करते हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच इज़ अ वेरी बिग डील, लेकिन उनको देखो, इसको कहते हैं कि मतलब एक पसूड़ी डालना, एक सड़ी डालना। वो ठीक है जी, पाकिस्तान अब इससे बेहतर क्या करे? अब उसमें भी पंगे कर रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स होंगे तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका माली फायदा भी होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, तो उसमें भी हमने पंगे डालने। पसूड़ी। अच्छा जी, आपको बताएं कि लाखों नर्सेज ने आज से फिर तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? बरतानिया में। तो लिहाजा उधर भी यही होता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो होता ही होता है। एम्बुलेंस वर्कर्स ने भी 10 फरवरी से एक्चुअली हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है। एनएचएस पे मैं इस सिलसिले में काफ़ी इंटरव्यूज़, काफ़ी बात हो रही है बरतानिया में एनएचएस में होने वाले खर्चे और मुताल्लिक, इससे मुताल्लिक वो कह रहे थे, मैं उनके वज़ीर आज़म की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम ऑलरेडी रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा इसके अलावा भी ज़रूरियात हैं। तनख्वाहों में इजाफा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें बहुत एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है, नए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें भी इस वक्त प्रायोरिटी पे हैं। तो बरतानवी नर्सेस सेक्रेटरी ने हड़ताल को तशवीशनाक करार दिया है और कहा है कि इससे इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक होगा, जो कि डेफिनेटली होगा। और ख़ास तौर पे अगर एम्बुलेंस वर्कर्स भी हड़ताल पे चले जाएं तो आप सोच ही सकते हैं। और इस एम्बुलेंस वर्कर्स की हड़ताल के दौरान
बरतानवी फ़ौज जो है वो खिदमात अंजाम देगी और बरतानिया में मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़तालें कर रहे हैं। रिकॉर्ड महंगाई का इस वक्त इन्फ्लेशन का सामना है बरतानिया में रहने वालों को भी। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि लिटरली बकिंगम पैलेस में भी इस दफ़ा क्रिसमस पे एक ही दरख्त रोशन किया गया था। समझो एक ही लाइट ऑन हुई थी। नहीं, एक ही दरख्त एक्चुअली ये कहकर किया गया था बिकॉज इट हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव एंड एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम पे पूरी दुनिया चल रही है, सो इट हैज़ बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मेक बोथ एंड्स मीट। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे पास जो भी आती है हम आपको पता ही है ना, आपके साथ शेयर करते हैं। जिस जस्ट नंबर सर्टनली पाकिस्तान के 61 साल मोहम्मद शहजाद ने इसको अगेन सच साबित कर दिया है। वैसे 61 कोई एज नहीं होती अब दुनिया के स्टैंडर्ड में। उन्होंने पुर्तगाल में होने वाली नेशनल कौन सी जनाब नेशनल इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में 2 सोने के तमगे हासिल किए हैं। सोचे ज़रा मोहम्मद शहजाद ने ये मेडल्स जो हैं ये 500 और 500 और 2000 मीटर की कैटेगरी में हासिल किए हैं। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब कोई इतना अचीव कर ले तो वो सबसे पहले किधर होते हैं? जियो पाकिस्तान पे। शहजाद साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, ये इंडोर रेमो रोइंग जो है, इंडोर रोइंग जो है, इस तरह रेमो क्या होता है? इस तरह मैंने तो बेनेफ्लेक्स पढ़ा है, इस तरह के मुकाबले दुनिया में इस सतह पे होते हैं। दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ न्यू थिंग फॉर अस। आप कब से इस खेल से मुंसलिक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ये रोइंग तो आपने देखी रानी है स्पोर्ट चलती है, तो उसके रोअर्स को चेक करने के लिए इंडोर रोइंग जाता है और इंडोर रोइंग मशहूर हो गई है। एक इंटरेस्ट की भी बात होती है, तो आपका इंटरेस्ट और ख़ास तौर पे क्योंकि एट द एज ऑफ 61 एक बहुत बड़ी बात है कि आपने ये चैम्पियनशिप्स जीती हैं, कब से आप ये कर रहे हैं, ये स्पोर्ट में आप कब से इन्वॉल्व्ड हैं? अगर आप बात कर रहे हैं कि जब मैं ओल्ड एज में आ गया, जब मैं इस एज उम्र में आया हूँ, तो मेरा वजन जो 2004 में था वो 110 किलो तक हो गया था, बहुत अनफिट हो गया था, बीमार होने लग गया। फिर मैंने रियलाइज किया कि ये लाइफ नहीं है। उस वक्त मैंने इंडोर रोअर जो है उसको इंपोर्ट किया पाकिस्तान में और उसके ऊपर ट्रेनिंग शुरू की और उस दिन से मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। तो उस वक्त भी जो मेरा 2000 मीटर का टाइम था वो 7:30 था और आज भी मैं उससे बेहतर ही परफॉर्म कर रहा हूँ इस उम्र में। और मजीद टारगेट यही है कि मैं नेक्स्ट कॉम्पिटिशंस के अंदर 7 मिनट को ब्रेक करूँ। तो ये उसमें आप तो इंस्पिरेशन हैं बहुत से लोगों के लिए जो सोचते रहते हैं कि इतना वजन हो जाएगा तो वो कम कैसे होगा, लेकिन आपने ना सिर्फ इसकी ठानी बल्कि इसके लिए यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट। अच्छा, अब ये बहुत सारे तरीके होते हैं जी शहजाद साहब, बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग वजन कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं, भागते हैं, तो ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट आपका इंडोर रोइंग में ही कैसे डेवलप हुआ? एक्चुअली जैसे मैंने पाकिस्तान को पहले मैं रिप्रेजेंट करता रहा हूँ रोइंग के अंदर, आउटडोर रोइंग के अंदर, और मैंने जब इटली में हम लोग गए थे तो वहाँ पे उन्होंने हमारा टेस्ट किया और उससे उन्हें पता चला कि मैं वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर हूँ जो कि सीनियर बी लेवल के ऊपर हूँ। और उससे मुझे एक बड़ी पता चल गया था ऑलरेडी कि मेरे अंदर एक फिटनेस मौजूद पड़ी है। तो जब मैं अनफिट हुआ तो उसके बाद मुझे सबसे इम्पोर्टेंट वे जो नजर आया है, जो कि नजर आया कि काम कर सकता है, वो इंडोर रोइंग है। क्योंकि स्विमिंग को कहते हैं बेस्ट एक्सरसाइज है, मैं कहता हूँ इंडोर रोइंग स्विमिंग से भी बेस्ट है, क्योंकि आपने स्विमिंग पूल नहीं जाना, कुछ नहीं करना, आपने वहीं घर पे बस बैठ के इंडोर रोड पे बैठ जाना है, एक्सरसाइज शुरू करनी और फुल बॉडी वर्कआउट है। और बड़ा जो डिवाइड हुई है पावर बड़ी अच्छी। ये नहीं है कि जैसे वेट लिफ्टिंग है तो उसके अंदर भी आप मसल पुल कर सकते हैं या कोई और स्पोर्ट्स है उसके अंदर भी मसल पुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें पूरी बॉडी बड़ी अच्छी और बड़ी जबरदस्त यूज होती है, इसलिए बहुत अच्छी ये चीज है। और मैं तो इससे वजन कम करके 80 तक ले गया था, उसके बाद मैंने गेन किया, नहीं मुझे मसल एंड्योरेंस चाहिए अच्छा टाइम निकालने के लिए, तो अब मैं दोबारा 93-94 पे स्टैंड करता हूँ वेट में। और अब जिम से मैं कोशिश करता हूँ कि बढ़ाऊं और इंडोर रोइंग मेरा वेट काटती है, तो इस वजह से एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाए। अच्छा शहजाद साहब, क्यूरियोसिटी है कि क्या इससे पहले भी ज़िंदगी में आप किसी स्पोर्ट के साथ क्या जुड़े रहे हैं? क्योंकि माशाल्लाह आपकी फैमिली की अचीवमेंट्स हम देख रहे हैं, बेटियां रादर आपकी जो हैं, माहूर शहजाद जो कि बैडमिंटन चैम्पियन हैं, राबिया शहजाद दोनों हमारे शो पे आई हुई हैं जो कि वेट लिफ्टर हैं, तो माशाल्लाह बहुत अचीवमेंट्स हैं, डेफिनेटली इंस्पिरेशन आप ही होंगे। तो क्या इससे पहले भी आप किसी और स्पोर्ट में इसके साथ भी इसके अलावा भी कुछ करते थे?
मैंने अगर मेरा पास देखे तो मैंने इंटर से जो है बैडमिंटन में चला गया मैं, और बैडमिंटन में मैं पाकिस्तान कैंप तक पहुंच गया ऐसे जूनियर प्लेयर ही। लेकिन क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा थी, मेरी बिल्ड हैवी थी, तो बैडमिंटन में मैं इतना ज्यादा ऊपर नजर आया कि मुश्किल है। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और एक जर्मन लेडी मिसेस यूए कुरैशी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहली दफा इंटरनेशनल रोइंग बोट्स इंपोर्ट की और मर्चेंट नेवी में थोड़ी सी जगह लेके वहाँ डिप्टी चेयरमैन के साथ मिलकर जगह ली, और बाद में उधर ही वहीं उन्होंने क्लब बनाया सारी लड़कों की मदद से, और हमने वहाँ पे वो क्लब बनाया और वहाँ पे हमने रोइंग शुरू की। तो रोइंग में आने से मेरी बॉडी का हाइट प्लस वेट एक बहुत एडवांटेज हो गया, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट की और उस तरह रोइंग में गया। तो इंडोर में भी ये एडवांटेज है अभी कि डेफिनेटली अगर किसी की हाइट कम है और मेरी 6'2" है तो मुझे एडवांटेज है उससे कि मेरे स्ट्रोक लेंथ लंबी होगी, मैं एक अच्छी पावर जनरेट कर सकूं, और वेट भी जैसे मेरा 92-93 है, तो वो भी एक सरप्लस एडवांटेज है। हम आपकी परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, आपके विजुअल्स भी देख रहे हैं, उसके बाद आपको मेडल लेता हुआ भी देख रहे हैं। ये जो मुकाबले होते हैं इसमें एज कैटेगरी होती है, वेट कैटेगरी होती है, क्या इसमें क्राइटेरिया होता है? जी, दोनों चीजें होती हैं। वेट कैटेगरी तो सिर्फ लाइट वेट और हैवी वेट होता है। जो 72.5 किलो से कम होता है उसको लाइट वेट में लेके जाते हैं, जो 72.5 से ऊपर उसको वो हैवी वेट में ले जाते हैं। तो और बाकी एज कैटेगरीज डेफिनेटली, क्योंकि इतनी पावर डिमांडिंग स्पोर्ट है, और ये वाहिद स्पोर्ट्स है, अगर हम देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओपेरा सिंगर्स जो होते हैं उनका जो नॉर्मल है वो 7 लीटर का लंग होता है, और इसी तरह जो लाइट वेट रोवर है, हैवी वेट रोवर नहीं, लाइट वेट रोवर, उसका भी 7 लीटर का ही वॉल्यूम होता है लंग्स का, और किसी इतना ह्यूज वॉल्यूम नहीं होता लंग्स का। ये बहुत डिमांडिंग स्पोर्ट्स है और इसलिए लोग बहुत सारे ऐसे दिल कतराते और भागते और करते हैं। अच्छा शहजाद साहब, हमने शुरू में ही जब आपको इंट्रोड्यूस कराया तो हमने ये भी साथ साथ कहा कि अब 50 साल, 60 साल, 65 साल, ये कोई ज़्यादा उम्रें अब दुनिया में नहीं मानी जाती, कि बहुत ओल्ड एज इसको नहीं कहा जाता। बहुत से लोग जो है इसमें भी बहुत कुछ अचीव करते हैं, स्टार्ट ही तब करते हैं और फिर अचीव भी कर लेते हैं। आप एज अ फैमिली यूनिट विद योर डॉटर्स, क्योंकि वो भी अचीवर्स हैं, आप माशाल्लाह एक इंस्पिरेशन है, तो कुछ ऐसा सोचा है कि इसको आगे लेके चला जाए और कोई ऐसा हेल्थ क्लब या फिटनेस की इम्पोर्टेंस, ख़ासतौर पे क्योंकि पाकिस्तानी आपको पता है खित्ते में देखा जाए तो काफ़ी अनफिट लोग माने जाते हैं, ज़रा लोगों तक पहुँचाया जाए किसी मूवमेंट के तहत, कुछ ऐसा सोचा है आपने? जी, मूवमेंट तो ऑलरेडी स्टार्ट है। आपने जैसे माउद का जिक्र किया, जैसे रबिया का जिक्र किया, तो ये भी एक पार्ट ऑफ मूवमेंट है जो ऑलरेडी स्टार्ट है। पहली मूवमेंट यही है कि वुमेन्स राइट है, वुमेन्स को भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी खेलने का मौका मिलना चाहिए, और दोनों बच्चियों ने ये साबित कर दिया कि देखिए मौका मिला है, टैलेंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मुल्क हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा है और टैलेंट था, तो इनको सिर्फ मौका मिला और माशाल्लाह इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये मूवमेंट तो स्टार्ट हो गई। डेफिनेटली इसके आगे भी प्लान है कि रोइंग जो इंडोर रोइंग है खास तौर पे, इसको मैं आगे मुतारिफ कराऊं और इसको जगह जगह तक पहुंचाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करके इन्वॉल्व होके अपनी फिटनेस बढ़ाएं। और ये हर स्पोर्ट्स के लिए इंडोर रोइंग बेहतरीन स्पोर्ट है। अभी भी जब हम जाते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में तो रोवर से ज्यादा रग्बी प्लेयर्स हैं जो कोई पावर लिफ्टिंग का काम करते हैं, जैसे कोई सुपरमैन है या कोई इस तरह की इवेंट्स और हैं, तो वो भी रोइंग से ही मदद लेते हैं। तो रोइंग इंडोर रोइंग एक बहुत बेहतरीन ओवरऑल बॉडी वर्कआउट है, बेहतरीन कार्डियो है। आपके अपने पर्सनल गोल क्या है? माशाल्लाह आपने अभी अभी ये चैंपियनशिप जीती है, आगे भी कुछ हैं जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं जिनकी आप तैयारी में लगे हुए हैं ऑलरेडी? जी बिल्कुल, मैंने इसी कंपटीशन में कॉम्पीट करके तो मैंने क्वालिफाई भी कर लिया और कुछ नसीबी से मैं एशिया के अंदर टॉप किया है दोनों इवेंट्स के अंदर, 2000 मीटर और 5000 मीटर में। वर्ल्ड इंडोर रोइंग कंपटीशन जो कि कनाडा में होना है 25-26 को इसी मंथ के आखिर में, उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। और क्योंकि वो वर्चुअल भी है, मकसद मैं अब अपने घर से ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकूंगा उनके साथ लिंक में होके। लेकिन क्वालिफिकेशन हो गई है एशिया की तरफ से मेरी और मैं वो करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्च के एंड के ऊपर
हांगकांग इंडोर रोइंग कंपटीशन है जिसको कि हम क्विकली आपसे जानते हैं शहजाद साहब कि ये कितना कैलोरी बर्न होता है, कि अगर आप एक सेशन में 5 मिनट या 15 मिनट में कितनी कैलोरीज आपकी एक इंसान की बर्न हो सकती है इंडोर रोइंग में? एक वर्कआउट जो है ना, जो लंबा वर्कआउट हम करते हैं जिसमें हमने कोई 45 मिनट्स कंटिन्यूस हल्का प्रेशर रख के करते हैं, तो 700 to 800 कैलोरीज हम उसमें बर्न कर लेते हैं। और थैंक यू शहजाद साहब एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड कॉम्पिटिशंस। इंशाल्लाह अगला भी जीतेंगे, हम आपको फिर दावत देंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत सी बातें वैसे रह गई हैं बट हफ्ते का शुरू है तो इंशाल्लाह बाकी बातें हम कल कर लेंगे। हैव अ ग्रेट डे।